हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर के फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, अपने कर रहे थे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, और आज अपने इसका पार्ट नंबर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए, जो कंबाइन अपने ये चैप्टर करवा रहा हूँ मैं। तो जो अपने इसमें कर रहे थे, अपनी सीरीज चल रही थी, तो उसमें अपने नेक्स्ट जो पार्ट है अपना, वो नेक्स्ट पार्ट है आज आरसी सर्किट, आरसी परिपथ। ठीक है, अभी आरसी सर्किट क्या चीज़ होती है, आरसी सर्किट के बारे में डिटेल से अपने इसके बारे में इसमें स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इसका परिपथ चित्र सर्किट डायग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम में ये अपने पास आर है, ये अपने पास सी है, दोनों का अपने सीरीज कॉम्बिनेशन यानी इसमें श्रेणी क्रम संयोजन में दोनों को संयोजित कर दिया है। ये यहाँ पर एसी स्रोत है वोल्टता के लिए। अब नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो होता है वोल्टता का समीकरण, इक्वेशन ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज की समीकरण। तो इसमें जो अपनी इक्वेशन आएगी, आपको पता है इन दोनों की जो कंबाइन वोल्टेज होगी, इन दोनों की जो कंबाइन वोल्टेज है उसको VRC बोल देते हैं अपने, और ये VRC अपने V के बराबर आती है, V के इक्वल आती है। लेकिन इन दोनों पर वोल्टेज होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, मतलब अलग अलग वोल्टता इस पर उपस्थित होती है। ठीक है, VR और VC पर। समझ आई इतनी बात। तो अब देखो, जो अपने पास V का मान है वो इस पूरे दोनों पर जितनी वोल्टेज है उसकी इक्वल होगा, यानी VRC आपका V के बराबर होगा, और इसकी इक्वेशन जो होगी, समीकरण जो होगी, VM sin ओमेगा t आएगी। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पर इसमें आता है जो अपने पिछले, यानी अगर पिछला वीडियो आपने देखा हो तो उसमें जो अपना तीसरा पॉइंट था वो था धारा का मान। ठीक है, वैल्यू ऑफ करंट, धारा का मान, वैल्यू ऑफ करंट। सबसे पहले अपने करंट की वैल्यू निकालते हैं, फिर उसके बाद करंट की इक्वेशन यानी धारा की समीकरण अपने निकालते होते हैं। तो धारा की मान निकालने के लिए अपने को सबसे पहले यहाँ पर क्या चाहिए, आपको जो इसके फेजर डायग्राम है, फेजर आरेख है, वो चाहिए। ठीक है, तो फेजर आरेख चाहिए, तो आपको पता है यहाँ पर आर और सी है। तो आर और सी के लिए आप एक बार याद करो कि आर और सी में किस में वोल्टता आगे होती है, धारा पीछे होती है, किस में वोल्टता पीछे होती है, धारा आगे होती है, वो आपको याद करना है यहाँ पर। समझ आई बात। तो आप याद करो भी किस में क्या होता है। तो मुझे उम्मीद आपने याद कर लिया होगा। तो देखो अपने यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर दो चीज़ें लगी हुई हैं, एक आर और एक सी। ठीक है, तो दोनों में अपने करंट और वोल्टेज देखते हैं। तो आर के लिए तो आपको पता है कि यहाँ पर करंट होता है IM, या I करंट अपने बोल देते हैं, और यहाँ पर इसकी वोल्टेज होती है VR। समझ आई बात। अब इसमें जो C होता है, C में क्या होती है, वोल्टेज पीछे होती है, करंट अपना आगे होता है, यानी वोल्टेज लैग करती है इसमें, और करंट क्या होता है, फॉरवर्ड होता है, वोल्टेज से 90 डिग्री का एंगल होता है दोनों के बीच, यानी करंट क्या होता है आपका आगे होता है और वोल्टेज आपकी 90 डिग्री पीछे होती है। तो अगर इसी लाइन पर मैं ऐसे करंट को मान लूँ भाई IM ये C के लिए है, तो जो वोल्टेज होगी इसके लिए वो आपकी वोल्टेज VC यहाँ पर आएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों के बीच में कितना 90 डिग्री का एंगल आपके पास बन जाएगा बच्चों। तो देखो ये होते हैं दो ग्राफ इसके। तो अब अगर मैं आर और सी दोनों के लिए यहाँ पर बनाऊँ, आर सी के लिए कंबाइन बनाऊँ, तो कंबाइन में अपने क्या करेंगे, करंट वाली लाइन तो यही रख लेंगे। ठीक है, तो दोनों में की कंबाइन मैं इस तरीके से बनाऊँगा कि यहाँ पर तो करंट है, ये IM है, और ये क्या आ जाएगा, VR आ जाएगा, और यहाँ पर जो आ जाएगी वोल्टेज VC आ जाएगी। ठीक है, और दोनों वोल्टेज के बीच कितना 90 डिग्री का एंगल होगा यहाँ पर। और ये फेजर डायग्राम एक तरह का वेक्टर डायग्राम ही होता है, हालांकि इसमें स्केलर क्वांटिटीज अपने शो करते हैं, लेकिन क्या है उनको एज ए वेक्टर। तो इनका जो क्या होगा, रिजल्टेंट होगा वो यहाँ पर कहीं बीच में होगा, इसको अपने VRC बोलेंगे। ठीक है, VRC जो ये वाली वोल्टेज है, तो ये VR और VC के क्या होगी, वेक्टर सम की इक्वल आ जाएगी। या फिर वेक्टर सम क्या अपने इसको ऐसे मान सकते हैं कि अगर ये वाली लाइन VRC है, मतलब ये VRC है, तो इधर वाली को भी मैं ऐसे इसको मिलाऊंगा, तो ये VC है तो ये VC हो जाएगी। तो अब ये वाली डिस्टेंस अगर निकालना चाहो तो ये VR है, ये VC है, तो ये वाली कितनी आ जाएगी यहाँ पर। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो फ्रॉम डायग्राम, चित्र से फ्रॉम डायग्राम अगर मैं लिखना चाहूँ तो VRC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर अपने क्या करते हैं, करंट की वैल्यू निकालनी है, तो करंट की फॉर्म में इनको लिखते हैं। तो करंट की फॉर्म में इनको लिखेंगे तो
आर सी स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ आई एम इंटू आर, क्योंकि वी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो आई एम इंटू आर, और इसको मैं लिख सकता हूँ आई एम इंटू एक्स सी आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि जो सी वाला सर्किट होता है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है बच्चों, आपके पास एक्स सी होता है, तो मैं इसको एक्स सी यहाँ पर लिख सकता हूँ। समझ आई बात। और यहाँ पर ये आई एम ही आता है। अगर आपने ये पढ़ा हो तो आपको ये चीज़ पता होगी कि जो आर आपने पढ़ा था वो वी एम बटा में आई एम आया था। ठीक है, तो वी आर जो आपने पढ़ा था, वी आर के आर में जो मैक्सिमम वैल्यू थी इसकी, तो वो वी एम बटा आई एम आया था आर आपका, और सी में क्या आया था, यही वी एम और वी एम अपॉन आई एम एक्स सी के इक्वल आया था। वो आप वहाँ वाले यानी जो एक एक वाला आपने पढ़ा तो उसमें देख लेना। तो यहाँ पर जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो वी आर सी स्क्वेयर, यहाँ पर आई एम स्क्वेयर आर स्क्वेयर आई एम स्क्वेयर एक्स सी स्क्वेयर, आई एम स्क्वेयर दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो वी आर सी स्क्वेयर इज इक्वल टू आई एम स्क्वेयर कॉमन आ गया, और ये बचा यहाँ पर आर स्क्वेयर प्लस एक्स सी स्क्वेयर। तो आई एम की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, मैक्सिमम करंट, तो आई एम स्क्वेयर जो यहाँ पर आ जाएगा वो आ जाएगा वी आर सी का स्क्वेयर अपॉन में आर स्क्वेयर प्लस एक्स सी का स्क्वेयर। और जब अपने इसको सॉल्व करेंगे तो आई एम जो आ जाएगा आपके पास वो वी आर सी अपॉन में अंडर रूड आर स्क्वेयर प्लस एक्स सी स्क्वेयर, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो वी आर सी अपॉन में अंडर रूड जो आर स्क्वेयर प्लस, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन ओमेगा सी होती है, तो 1 अपॉन ओमेगा स्क्वेयर सी स्क्वेयर, जो कि क्या आ जाएगी यहाँ पर करंट की वैल्यू आ जाएगी बच्चों आपके पास। समझ आई इतनी बात। तो ये आपके पास क्या आ गया, मैक्सिमम करंट की यहाँ पर वैल्यू आ गई है। अब फोर्थ नंबर पे जो इसमें आता है वो चीज़ यहाँ पर आती है कि ये जो नीचे है, क्योंकि करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है, और ये वाला रेजिस्टेंस अब किसका है, जो ये आपका आरसी सर्किट कंबाइन है इसका रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो फोर्थ नंबर पर यहाँ पर अपने जो, वैसे तो इसको रेजिस्टेंस होना तो रेजिस्टेंस चाहिए, लेकिन रेजिस्टेंस ना बोल के इसको अपने क्या बोलेंगे यहाँ पर, इम्पीडेंस। क्या बोलेंगे, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस ऑफ आरसी सर्किट, आरसी परिपथ का, ये तो रेजिस्टेंस नहीं लिखेंगे, आरसी परिपथ का प्रतिघात। ठीक है, प्रतिरोध की जगह इसको प्रतिघात बोलेंगे। तो अब देखो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसको Z से लिखेंगे, Z इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एक्स सी स्क्वेयर, या ये आर स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वेयर सी स्क्वेयर की इक्वल। कई बुक्स में इसको ZC भी लिखा होता है। ठीक है, सॉरी ZRC भी लिखा होता है, ZRC भी आपको लिखा मिल जाएगा। आपकी बुक में ओनली Z लिखा हुआ है, तो Z से अपने इसको शो कर देंगे। समझ आई इतनी बात। फिर उसके बाद यहाँ पर बात आती है 5वें नंबर पर, जो पॉइंट है आपका इसमें बना हुआ वो है फेज डिफरेंस का। ठीक है, तो फेज डिफरेंस, अपने फेज डिफरेंस यानी कि कलांतर, तो कलांतर इस परिपथ का कितना होगा, तो कलांतर मैंने आपको बताया था होता क्या है, ये वाला एंगल, ये तो टोटल 90 डिग्री है, कलांतर आपका होता है ये रिजल्टेंट और इसके बीच में बना हुआ एंगल, तो tan फाई आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, tan फाई फेज डिफरेंस या कलांतर होता है, तो tan फाई इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये फाई एंगल है, तो इसके ये वाला यानी फेज डिफरेंस क्या होता है, करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल। तो आपकी जो रिजल्टेंट वोल्टेज है VRC और जो करंट आपका ये है, तो इस दोनों के बीच का एंगल फाई है। अब आप ये देखो कि यहाँ पर भी जो आपका आरसी सर्किट है, इसमें भी क्या चीज़ है कि जो आपका वोल्टेज है वो पीछे है और करंट आपका आगे चल रहा है। ठीक है, करंट आपका क्या है, वोल्टेज लैग कर रही है। यहाँ पर भी पहले वाली तो 90 डिग्री थी, ये 90 डिग्री से थोड़ी कम है बस। समझ आई बात। तो फाई इज इक्वल टू tan फाई की वैल्यू अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो आपके पास क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि क्या लंब बटा में आधार आ जाएगा। तो VC अपॉन में आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाला VR आ जाएगा, और VC की वैल्यू सॉरी यहाँ पर जो आपके पास VC अपॉन VR ही आएगा। सही है, ठीक है, IMXC के इक्वल आ जाएगा और ये IMR के इक्वल आ जाएगा। तो ये XC अपॉन R आ जाएगा वैसे तो, और अगर मैं फाई की वैल्यू यहाँ पर निकालना चाहूँ तो ये tan इनवर्स
टेन इनवर्स एक्स सी अपॉन आर आ जाएगा, या इसको टेन इनवर्स 1/ओमेगा सी आर, ये भी आप लिख सकते हो, क्योंकि एक्स सी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है यहाँ पर 1/ओमेगा सी होती है। तो या तो टेन इनवर्स 1/ओमेगा सी आर या एक्स सी अपॉन में आर, ये यहाँ पर किसकी वैल्यू आ जाएगी, फेज डिफरेंस की वैल्यू आपके पास बच्चों आ जाएगी। ठीक है, फिर छठे नंबर पर जो आता है इक्वेशन ऑफ करंट, धारा का समीकरण। ठीक है, इक्वेशन ऑफ करंट, तो इक्वेशन ऑफ करंट आपकी क्या हो जाएगी, आपको पता है यहाँ पर करंट आपका आगे चल रहा है, वोल्टेज पीछे चल रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इक्वेशन लिखोगे तो I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी और प्लस में फाई आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि करंट आपका फाई एंगल से आगे है, मतलब वोल्टेज आपकी लैग कर रही है फाई एंगल से और करंट आपका फॉरवर्ड है फाई एंगल से। तो 6 चीज़ें निकाल ली, अब 2 चीज़ें रह गई है इसकी, और वो 2 चीज़ें ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार इसको उतार लो आप, फिर अपने नेक्स्ट करते हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा करेंगे इसका फेजर डायग्राम। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको उतार लो आप। तो आप देखो बच्चों, जो आपके पास इसका ग्राफीय निरूपण है यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर इक्वेशन लिखो कि v की इक्वेशन थी वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, और I की जो इक्वेशन थी वो थी आई एम साइन ओमेगा टी और प्लस में क्या थी, फाई थी। ठीक है, तो अब देखो v का ग्राफ तो वैसे ही बनेगा, आप यहाँ से स्टार्ट करो और इसको π/2 से लेके जाके, और ये वाला जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू बनेगी वो यहाँ पर क्या बनेगी आपके पास, ये Vm बन जाएगी। समझ आई। अब I देखो आप फाई एंगल से आगे चल रहा है, मतलब I क्या है, फाई एंगल से फॉरवर्ड चल रहा है, तो फॉरवर्ड के लिए अपने ग्राफ को यहाँ से कहीं से स्टार्ट करते होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो आपको ग्राफ स्टार्ट करना है बच्चों, देखो t/4 जो होता है, इस पर जो आपका एंगल होता है वो आपका यहाँ पर तो एंगल पाई हो जाता है, यहाँ पर 2 पाई हो जाता है, ये वाला एंगल π/2। तो आप देखो ये फाई था, ये π/2 से क्या था, लेस देन था। ठीक है, फाई π/2 से कम था, तो मतलब जो आपका ग्राफ है वो ऐसे आएगा, यहाँ पर चलेगा तो यहाँ से ही। ठीक है, तो वो आपका ग्राफ क्या होगा कि इस तरीके से आएगा, मतलब कि आप ऐसे कह सकते हो कि इससे पहले ही ऐसे मुड़ेगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आगे चलता जाएगा ग्राफ। ठीक है, इसको आगे अगर लगाना चाहो यहाँ पर तो लगा सकते हो, बाकी आपको याद रखना है इसको थोड़ा सा t/4 से पीछे रखना है। तो ये आपका किसका ग्राफ आ जाएगा, करंट का ग्राफ आ जाएगा, और ये वाला ग्राफ आपका क्या आ जाएगा, वोल्टेज का ग्राफ आ जाएगा, और ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी ये क्या आ जाएगी, -Im आ जाएगी, और यहाँ पर Im वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, Im वैल्यू ये वाला थोड़ा नीचे होगा, Im वैल्यू ये वाली इसकी सीध वाली होगी। समझ आई इतनी बात। तो ये आपके पास ग्राफ आएगा। इसमें कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर पावर का ग्राफ नहीं है क्या, तो पावर का ग्राफ नहीं है इसमें, पावर वाला ग्राफ आपको यहाँ पर नहीं बनाना होगा, बस ओनली ये वाले ग्राफ ही इसमें बनाने। ठीक है, फिर लास्ट में आता है सबसे मेन चीज़, जो इसका फेज़र आ रही था, फेज़र डायग्राम है। तो फेज़र डायग्राम में आपको हमेशा याद रखना है, मैंने आपको कहा था सबसे पहले जो आपको वोल्टेज इसमें बनानी है, वोल्टता बनानी है, वो आपको रिजल्टेंट वोल्टेज बनानी है। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट वोल्टेज ये है, इसको VRC से अपने लिखते हैं, और ये ओमेगा टी एंगल बनाती है हमेशा। तो अब देखो सबसे पहले जो आपको यहाँ पर स्टार्ट करना है, देखो आपको VR भी इसमें शो करना होगा, VC भी शो करना होगा, VRC भी शो करना होगा, और IM भी इसमें शो करना होगा। ठीक है, या I की वैल्यू भी आपको शो करनी होगी, ये सारी चीज़ें शो करनी होगी। तो आपको हमेशा स्टार्टिंग रिजल्टेंट वोल्टेज से करनी है। अब जो पहले वाले टॉपिक थे उसमें तो क्या था कि एक एक कंपोनेंट लगा होता था, एक एक घटक होता था, या R लगा था या C, तो उसमें तो रिजल्टेंट यही होती थी खुद, लेकिन अब इसमें रिजल्टेंट आपकी चेंज होगी। तो सबसे पहले VRC बनाना है आपको। VRC आपका यहाँ पर, यहाँ ये ओमेगा टी एंगल बनाते हुए ये आपका VRC आ जाएगा। समझ आ गई बात आपको। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा बच्चों कि आप देखो ये वाला था VR यहाँ पर, और ये वाला था यहाँ पर VC। इस डायग्राम की हेल्प से वो वाला डायग्राम बनेगा, और यहाँ पर था आपका VRC। क्या था, VRC था।
समझ आई बात। और ये वी सी यहाँ पर नीचे था, तो और यहाँ वी आर के साथ ही आपका क्या था, आई एम था, और ये वाला एंगल क्या था, फाई था, और ये वाला एंगल आपका, अब देखो थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट करके, मतलब ओमेगा टी एंगल तो ओमेगा टी बनेगा, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके ग्राफ को ऐसे बनाते हैं। ये वी आर सी आपके पास, वी आर सी से जस्ट ऊपर फाई एंगल पर वी आर है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर वी आर को थोड़ा छोटा रखना होगा, ठीक है। और ये वाला एंगल यहाँ पर कितना है, सॉरी ये वाला आई एम है आपके पास, या आई एम आप इसको लिख सकते हो, और ये वाला एंगल है आपके पास फाई। और अगर आप यहाँ पर ये चीज़ देखो बच्चों कि ये वाला जो पूरा एंगल है, मैं यहाँ पर अलग पेन से इसको दिखा देता हूँ कि ये करंट वाला, अगर मैं पूरा एंगल की बात करूँ इसकी, तो ये आपके पास ओमेगा टी प्लस फाई आ जाएगा। और आप देखो करंट की इक्वेशन में भी एंगल कितना है, ओमेगा टी प्लस फाई है, ठीक है। अब एक चीज और कि इस वी आर से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए वी सी है, तो इस वी आर को देखना आपको, ये वाला वी आर है, इससे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आपके पास क्या है, यहाँ पर वी सी है, ठीक है। तो ये वी सी बन जाएगा। तो चारों चीजें आ गई, वी सी आ गया, वी आर सी आ गया, वी आर आ गया, आई एम आ गया। इधर इधर इसका क्या करोगे, अगर मान लो प्रोजेक्शन करो तो ये आई की वैल्यू आ जाएगी, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। इसका जब प्रोजेक्शन डालोगे आप यहाँ पर, तो ये आई इज इक्वल टू वी आर इज इक्वल टू आपके पास वी साइन ओमेगा टी, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। ये वी आर सी आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, वी एम साइन ओमेगा टी। तो इस तरीके से सारी वैल्यूज इसकी, तो इन दोनों की वैल्यू तो आपको लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट ये वाला आ रहा है। तो आप वी आर सी यहाँ पर लिख सकते हो, वी साइन वी एम साइन ओमेगा टी, आपके पास ये आ जाएगी इक्वेशन, ठीक है। तो ये आपका फेजर डायग्राम है, और फेजर डायग्राम आपका इसी हिसाब से बनेगा। जो पहले वाला था उसमें 90 डिग्री का एंगल ऊपर की ओर बन रहा था, ऐसे बन रहा था, और रिजल्टेंट यहाँ बीच में आ रहा था, जिसको अपने वी एल आर कहा था या वी आर एल बोला था। समझ आई बात। तो इस तरीके से आपको इसका फेजर डायग्राम बनाना होगा बच्चों। आपको याद रखना होगा कि कौन से में वोल्टेज आगे है, करंट पीछे है, वोल्टेज पीछे है, करंट आगे है। तो ये हो गया। तो ये आपके दो ही टॉपिक थे, जो एक तो था एल आर सर्किट और एक आर सी। या आपके पास आप एक और सर्किट होता है एल सी सर्किट होता है, जो आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा पड़ता है और थोड़ा लेंथी होता है, थोड़ा हार्ड भी होता है। अब आपके जो सिलेबस में रह गया एल सी आर सर्किट। एक चीज़ और इसमें बताऊं आपको कि कई बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर जो इसके नोट्स हैं, या और जो मैंने अब तक करवाया है, इसको अगर मैं नोट्स की फॉर्म में आपको दूं तो इसमें वैसा कोई 5-10% और चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको ऐसे का ऐसे याद इसको करना पड़ेगा। तो लगभग आप ऐसे मान लो 95% यही नोट्स हैं जो अब आपको बोर्ड पर करवा रहा हूँ, क्योंकि इसमें सारी चीज़ ही क्या है, थ्योरेटिकल नहीं है, सारी चीज़ ही इसमें डेरिवेशन वाली है। तो डेरिवेशन आपको याद करने पड़ेंगे। पेपर में भी जब आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखो, उसमें आपको क्वेश्चन इसी तरह से पूछे हुए हैं कि आरसी सर्किट के लिए या आरसी परिपथ के लिए ज्ञात करो। सर आपको 4 चीज़ें दे देंगे, धारा का समीकरण, वोल्टता का समीकरण, इक्वेशन ऑफ करंट, इक्वेशन ऑफ वोल्टेज, उसकी इम्पीडेंस निकालो। तो ये सारी चीज़ें तो आपको ऐसे ही निकालनी पड़ेंगी। समझ आई बात। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अब अपने नेक्स्ट वीडियो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है एलसीआर सर्किट, तो वो करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में।